दोस्तों फाइनली लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और श्री नरेंद्र मोदी अपनी थर्ड टर्म के लिए एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वैसे तो बीजेपी एक बार फिर से पावर में आ रही है, बट इस बार के इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ खास थे। जो बीजेपी चुनाव से पहले 400 पार का नारा दे रही थी और 400 सीट्स का प्रॉमिस कर रही थी, वो बीजेपी चुनाव के बाद 300 सीट्स भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। 2014 में जहां बीजेपी को 282 सीट मिली थी और 2019 में जहां 303 सीट्स मिली थी, वहीं 2024 में बीजेपी सिर्फ 240 सीट्स जीतने में सफल हो पाई। और जैसा कि सबको पता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए मिनिमम 272 सीट जीतनी होती है, बट बीजेपी सिर्फ 240 जीत पाई और इसीलिए बीजेपी के लिए एनडीए अलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री तो जरूर बनेंगे, बट उनके इस टर्म में दो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीट है और मेजोरिटी के हिसाब से बीजेपी के पास 32 सीटें कम हैं। और इस गैप को फुलफिल करने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीट जीती और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 सीट जीती। इन सबको मिलाकर टोटल 268 सीट्स हो जाती है और बाकी जो एनडीए के लीडर्स हैं उन सबको मिलाकर एनडीए को इस बार 292 सीट्स मिली है। और इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि अपने थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो डिसीजंस होंगे उनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी एक क्रूशियल रोल होगा। ये इम्पैक्ट प्लेयर की तरह काम करेंगे एंड आई एम श्योर कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी अलॉट की जाएगी। अब वो कौन सी मिनिस्ट्रीज अलॉट करते हैं वो हमें आगे देखना होगा। वैसे नोट करने वाली बात यह भी है कि अभी तक एक भी पॉलिटिशियन ने ऐसा नहीं कहा कि इस बार के चुनाव में ईवीएम हैक हुई है। सबका कहना यही था कि इस बार डेमोक्रेसी की जीत हुई है। चलो अच्छा है, फाइनली ईवीएम सही से काम करने लग गई और साथ ही साथ देश में डेमोक्रेसी भी बच गई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। वैसे अगर रिजल्ट्स की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी शॉकिंग रहे, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं दी थी। सबकी प्रिडिक्शन यही थी कि यूपी एंड महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छी खासी सीट्स मिलेगी। यूपी में तो ऐसा माना जा रहा था कि ये तो बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पता नहीं कैसे बट यहाँ पर अखिलेश यादव बाजी मार गए। जहां 2019 में एनडीए को यूपी में 64 सीट्स मिली थी, वहीं 2024 में एनडीए 35 सीट्स पर सिमट कर रह गई और इसके अगेंस्ट इंडी अलायंस 44 सीट्स जीतने में सफल हो पाई। और इन 44 सीट्स में मेजर शेयर समाजवादी पार्टी का है। जहां बीजेपी हिंदू यूनिटी की बात कर रही थी, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंदूज को कास्ट के बेसिस पर डिवाइड करने में सफल हुई और इसलिए जो यादव और दलित वोट्स थे वो सीधे सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिले। और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में इंडी अलायंस और ज्यादा डिवाइडिंग पॉलिटिक्स खेले और हमें और ज्यादा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिले। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जहां 2019 में एनडीए को 40 से ज्यादा सीटें मिली थी, वहीं इस बार के इलेक्शंस में एनडीए को सिर्फ 19 सीट्स मिली है और एनडीए अलायंस को 28 सीट्स मिली है और ये काफी बड़ा सेटबैक रहा बीजेपी के लिए। बीजेपी ने महाराष्ट्र की दो सबसे बड़ी रीजनल पार्टीज शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर दो गुटों में बांटने का काम किया। इसी वजह से बीजेपी को इस चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर राजस्थान की बात करें तो ये भी बीजेपी के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक रहा, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली, बट इस बार के इलेक्शन में बीजेपी राजस्थान में सिर्फ 14 सीट जीत पाई। यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान ये तीनों ही स्टेट बीजेपी की खराब सिचुएशन के कारण है, क्योंकि यूपी एकमात्र स्टेट है जिसके पास 80 लोकसभा सीट्स है और जिसने यूपी पर पकड़ बना ली वो आधा इलेक्शन वैसे ही जीत गया। अब चलिए समझते हैं कि बीजेपी के इस खराब सिचुएशन के रीजंस क्या हैं। विपक्ष के ऐसे कौन से मुद्दे थे जो बीजेपी के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर भी भारी पड़ गए। पहला रीजन, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए हर महीने 8,500 रुपए देने का प्रॉमिस किया था और हर स्टेट में जाकर अपने हर इलेक्शन रैली में इस चीज का प्रचार किया था और उन्होंने 30 लाख गवर्नमेंट जॉब का भी प्रॉमिस किया था। और हो सकता है ऐसे प्रोमिसेस की वजह से कांग्रेस लोगों में पॉपुलैरिटी गेन कर पाई हो। बीजेपी की खराब हालत का दूसरा रीजन हो सकता है पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स, जैसे कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अरेस्ट, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम
और अपोजिशन ने इन सभी मुद्दों को काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किया और श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ डिक्टेटर का एक नैरेटिव था उसको बनाने में सफल हो पाया। इसके अलावा बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस और 400 पार का स्लोगन भी बीजेपी को बैकफायर कर गया, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही 400 पार का नारा लगा रही थी और इस वजह से अपोजिशन लोगों को कन्विंस करने में सफल हो पाया कि अगर बीजेपी 400 पार चली गई तो ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाए। और ये जो फियर था लोगों में, इसी वजह से हो सकता है कि बीजेपी को इस इलेक्शन में इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला। एक और रीजन माना जा रहा है अग्निवीर स्कीम। बीजेपी ने अपनी सेकंड टर्म में अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया था और आप सबको पता होगा कि डिफेंस में जो ज्यादातर यूथ आता है वो राजस्थान और हरियाणा से आता है और इन दोनों ही स्टेट में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी खराब रही। तो इसका एक रीजन माना जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम की वजह से वहां के लोग बीजेपी से नाराज थे और खासकर वहां के युवा बीजेपी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बीजेपी के कम सीट्स जीतने का एक और रीजन बताया जा रहा है बीजेपी वॉशिंग मशीन का नैरेटिव। आपने भी सुना होगा बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या है ये बीजेपी वॉशिंग मशीन? आजकल हो क्या रहा है कि कोई भी करप्ट लीडर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और ईडी और सीबीआई से बच जाता है, उनके जो केसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बीजेपी वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि आप बीजेपी ज्वाइन करो और आपके सारे जो काले धंधे हैं, जो भी आपने खराब काम किए हैं या करप्शन वगैरह किए हैं, वो सब धुल जाएंगे। तो ये जो बीजेपी वॉशिंग मशीन का नैरेटिव है, ये भी बीजेपी को काफी नुकसान दे गया। 2014 में बीजेपी इसलिए जीती थी क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे करप्ट लीडर्स हैं। उस टाइम करप्शन काफी हाई था और पूरी जनता परेशान थी कांग्रेस के करप्शन से और इस वजह से उन्होंने बीजेपी को जिताया। बट हुआ क्या, 10 साल बाद वो सारे कांग्रेस के करप्ट लीडर्स आज बीजेपी में बैठे हैं। तो लोगों को वो चीज दिखती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी वेलकम्स एवरीबॉडी। तो उस न्यूज एंकर ने पूछा कि क्या पार्टी करप्ट लीडर्स को भी वेलकम करती है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि यस, पार्टी वेलकम्स एवरीबॉडी। और इस टाइप का जो बीजेपी का बिहेवियर रहा, इस वजह से हो सकता है बीजेपी को इस इलेक्शन में काफी बड़ा लॉस हुआ। Said party is open, we welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. खैर दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रीजंस हैं बीजेपी की इस खराब हालत के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। That's it for today. Thanks for watching.